अभी भोपाल जाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भोपाल मेडिकल रिसर्च केम फर्स्ट, और दूसरा है गैस वाला। ये गैस के लिए हम ऑथेंटिक नहीं है। मेरे को जो बुलाया गया है वो एक्चुअली मेडिकल कॉलेज कैंप के लिए। अच्छा। लेकिन हम अपने इंस्टीट्यूशन के बिहाफ में गैस वाले को भी चेकअप करने जा रहे हैं और गौर से हमारी बातचीत हो गई है। और से क्या अपेक्षा किया सर? उनकी अपेक्षा है कि वो मेडिकल टीम प्रोवाइड करे और पेशेंट प्रोवाइड करें, जगह प्रोवाइड कर दें। दैट्स ऑल। क्या लगता है कि आपको सरकार आपको पूरी तरह से बहुत आप बोलते तो हैं, बोले हैं, अवेलेबल हो जाएगा, समझ जा रहे हैं। इसी आशा के तहत आप जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमें हॉल एमसीडी का हॉल मिल जाएगा और गवर्नमेंट के डॉक्टर टीम मिल जाएंगे डे टू डे प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। भोपाल गैस पीड़ितों को यह है कि आपसे राहत मिल जाएगी अगर उन्हें कैंपिंग दिया गया सही तरीके से। तो नॉट लेस देन 90% रिलीफ एंड क्योर फॉर एवर। 100%, नॉट लेस देन 90%। 100%। यस ऑफ कोर्स। केवल थोड़ा मेडिकल टीम का सपोर्ट चाहिए बस। मेडिकल टीम जब आपका अपना योगा से और इससे नेचुरोपैथी से आप करना है? नो, जस्ट योग योगा थियोपैथी। नो, और योगा थियोपैथी से जब कर रहे हैं तो इसमें फिर मेडिकल से आपका क्या रिलेशन है? मेडिकल योगा थियोपैथी ट्रीट करेगा और एलोपैथिक साइंस उसे प्रूफ करेगा, चेकअप करेगा, प्रोग्रेस देखेगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा, सत्यापित करेगा। क्या मेडिकल साइंस की भी मदद की जहाँ तक जरूरत है उसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी आपको? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ देम। वी डोंट नीड एनी मेडिसिन टू ट्रीट बाय योगा। तो मेडिकल क्या आपको इसमें एक्सेप्ट करेगा वो कि हाँ भाई आप योगा से हमें ठीक कर जाओ और इस पे मेडिकल पे असर ना पड़ेगा आपके इससे? मेडिकल पर असर पड़े तो पड़े, हम पब्लिक का भला चाहते हैं। पब्लिक बिना दवाई खाए, बिना दवाई में खर्च किए, घर बैठे रोग मुक्त हो सकता है। ऐसे में क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि सरकार आपकी साथ देगी, मदद करेगी? सरकार पब्लिक की सेवा के लिए बनी है, ना कि पैसा कमाने के लिए बनी है। यदि सरकार चाहती है हमारे देश का पब्लिक का भला हो, रोग मुक्त हो और फ्री का ठीक हो जाए, घर बैठे ठीक हो जाए, हर सरकार क्यों नहीं चाहेगी? वो तो वेलकम करेगी। आज हमारे पूरे वर्ल्ड बेसिस पर, पूरी भारत नहीं, पूरी वर्ल्ड दुनिया में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट मेडिसिन। और मेडिकल साइंस में सीधा लिखा है, एक ही लाइन लिखा है, 95% डिजीज आर इनक्योरेबल एंड दैट इज कॉल्ड साइकोसोमेटिक डिजीज एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट एट ऑल इन एनी पैथी। कोई भी पैथी में इलाज ही नहीं है। फिर भी डायबिटीज होगा, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, दवाई देगा, दवाई फेल होगा, बीमारी बढ़ेगी, लास्ट में किडनी फेल और मर जाएंगे। यही हो रहा है। इसका रिमेडी इतना आसान, 5-10 दिनों में रोग से मुक्त हो सकता है आदमी, और उसको प्रमाणित कर रहा है डॉक्टर। और अच्छी बात क्या होगी? जब इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट है योगा से, तो फिर आज मेडिसिन के पीछे गवर्नमेंट और ये सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? क्या वजह? क्यों नहीं इसे सामने? वेरी गुड क्वेश्चन। योग में दम है, योगी में दम नहीं है। योगी में दम नहीं है। हमारे योग के क्षेत्र में जो भी योगी आए हैं, जो भी योग का मास्टर आए, उसमें दम नहीं है। इसलिए हमारा ये फ्लॉप होता रहा। आज साइंस दबा हुआ है। योग के बल पर महाभारत हुआ है। एक तीर से हजारों तीर निकला है। एक सेकंड सोचने से आकाश उड़ जाता आज क्यों नहीं हो रहा है ये चीज को? क्यों? योगी में दम नहीं है। योगी का क्वालिटी डिटोरिएट हुआ है। मेरिट वाले महात्माओं की कमी है, गुरु की कमी है, कल्चर की कमी है, ट्रेडिशन की कमी है, राज सत्ता नहीं है, महात्माओं का संरक्षण नहीं है, उनके ट्रेडिशन का संरक्षण नहीं है। क्या आप अपने आप को योगा गुरु मानते हैं? मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ, सीख रहा हूँ, सीखता रहूंगा। ज्ञान अथाह समुद्र, एंडलेस। एंडलेस। मेरा लक्ष्य सेवा नहीं, मेरा लक्ष्य साधना, आत्मोन्नति, अपने को अंत तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। लेकिन यदि हम केवल अपने तक सीमित रहें तो हमें आगे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, यानी अहंकार, ऑब्स्टिकल। हमारा रास्ता लंबा होगा। हम अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए सेवा में भी सहयोग करते हैं। सेवा, उसमें भी हमारा फायदा है। अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए हम सेवा कार्य भी करते हैं। ये हमारी साधना का एक पार्ट है, सेवा। लेकिन ये मुख्य पार्ट नहीं है। सेवा हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है आत्मपूर्णता। सेवा सपोर्टिंग डिवाइस।
धन्यवाद स्वामी जी। अभी हमने आपका जो समय लिया है बहुत कीमती समय है और इस वक्त आप सफ़र में जा रहे हैं। वापसी के बाद ये उम्मीद रखता हूँ कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी और फिर हम समाज को आपकी बातों से कोई उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप योग केवल एक पक्ष है, हम समाज को बहुत कुछ देना है, मेरी योजनाओं में है। एक गरीब क्यों गरीब है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ये समाज के लिए? अच्छा गुरु, अच्छा मार्गदर्शन, भारत का प्राचीन परंपरा को पकड़ लें, कल्याण हो जाएगा। नाश कर दिया, नाम किसी और का लगाया, बोल दिया अरे तुम्हारा वो बगल में रहता है ना, वो ऐसा किया है, किया तो वो। अभी भी ईमानदारी से ये सब बदमाश लोग, चोर लोग बैठे हैं सब जगह ऊपर में, ईमानदारी से यदि सर्वे हो तो पता चलेगा पाकिस्तान के मस्जिद में बम किसने फोड़ा? विदेशी, अंग्रेजों ने। पैसा कौन दिया? अंग्रेजों ने। नाम लगा दिया सुन्नी का, कभी सिया का। सब बदमाश है, बदमाश केवल अंग्रेज है। पूरी दुनिया में बर्बादी वही लाया और कोई नहीं लाया। थोड़ा सा इधर हो जाओ, रोशनी। अरे भाई, एक जमीन पर रहने वाले लोग आपस में क्यों लड़ेंगे? लड़ाने वाला तो वहाँ बैठा है, उसका यही काम है, दोनों लड़ो, दोनों अगल बगल में लड़ो, फिर मेरे को बुलाओ। अब देखिए ना, पाकिस्तान को भी पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, इंडिया को भी पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है। कितना बदमाश है, कितना फ्रॉड है। काम यही लड़ाना, तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे इसको दुगला बोलते हैं। बोलता है दोनों को हम दे रहे हैं, दोनों मरो आपस में, कमजोर हो जाओ, दोनों में फायदा है। दोनों बुलाओगे तो दोनों को मदद करेंगे। दो में से एक मर जाओगे तो ये मेरा चेला बनेगा, तुम मरो या वो मरे, दोनों मेरा ही चेला होगा ना, मेरे अनुसार चलेगा ना। ये पॉलिटिक्स है, आपस में हम लोग समझते नहीं हैं कि मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, मराने वाला तो वहाँ बैठा है, वो खेल खेल रहा है। पॉलिसी तो उसकी। हाँ, अभी अपने देश में, भारत में कई सेक्टर में, कई गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ऊपर का पॉलिटिक्स हुआ है। नीचे लेवल में नहीं पता चलता है, पब्लिक में नहीं आया, नहीं आया है। हम ऑफिसर से मिले, वो लोग बता रहे हैं कि स्वामी जी बहुत ऊपर का पॉलिटिक्स है। क्या? जो अच्छा इम्प्लॉयज, जो अच्छा वर्कर, उसको डिमोरलाइज किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। 25-25, 40-40 केस उस पर डाल दिया है, ईमानदार अफसर पर, हाई रैंक वाला। नीचे रैंक वाला नहीं, हाई रैंक वाला। जो हाईएस्ट रैंक वाला है वो घूस खाया, करोड़ों का घूस खाया। करोड़ों घूस खा के बोलते हैं तुम अपने पूरे सेक्टर को फेल करो, डिस्टर्ब करो, गवर्नमेंट तुमको कैंसिल कर दे, गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी प्रोग्राम को। जब गवर्नमेंट कैंसिल कर देगा, अरे मेरे देश में है ना सेटअप, हम भेज देंगे ना, मेरे देश में एम्प्लॉय भेज देंगे। अरे मेरे देश की इतनी बड़ी कंपनी है, पूरे देश को चला लेगा। इतना दूर का पॉलिसी है। भारत के लोग थोड़ा सा और कैरेक्टर, आत्मगौरव को पाएं, स्वाभिमानी बने, नहीं तो लूट जाएंगे। लूट रहा है विदेशी लोग बैठ के, हम लोग को खिला रहा है, वो लोग खेल खिला रहा है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत दूर का पॉलिसी है, बहुत दूर का पॉलिसी है। एक दो आदमी घूस खा के हमारे ईमानदार क्वालिटी वाली एम्प्लॉयज को बर्बाद कर रहा है। क्रश अंत ऑफ फ्रस्ट्रेशन में बेचारा नौकरी छोड़ देगा, कंपनी बंद कर देगा। जब पूरा तंत्र मंत्र फेल हो जाएगा इंडिया का, फिर बोलेगा सरकार बोलेगी भाई वहाँ से आओ, अमेरिका से आओ, जापान से आओ, चाइना से आओ। उधार का सिंदूर। हाँ, ये जितना भी डिपार्टमेंट है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है, ये सब आने के लिए तैयार है बाहर से। जब तक यहाँ बर्बादी नहीं शुरू होगी तो आएगा कैसे? मार्केट अपना बना रहा है, फील्ड बना रहा है, समझते नहीं, छोटे छोटे लोग नहीं समझते ना बात है। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन दी है दलित की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, हाँ। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप से डेफिनेशन, परिभाषा दी है दलित की। उनको छोटा माना है, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी परिभाषा रखी, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की। नहीं, क्या दलित एक जाति है? क्या मानते हैं आप इस बात को? दलित जातियां तो ये अलग देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी जातियों को, सब कास्ट को मिलाकर दलित शब्द निकला है। अच्छा। तो सारे समूह को मिलाकर ये दलित शब्द, नया दलित शब्द इजाद किया है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और बाकी जो आदिवासी लोग हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब कहते हैं।
इससे पहले दलित शब्द की जो बात आती है कि ये दलित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किस पे असर लागू होता है? दलित छोटी जाति पे ही लागू होगा? नहीं, अभी इसका जो दोनों बातें आपने अभी देखिए होता क्या है, आमतौर से मानने वाले लोग हैं इसको एक छोटे से सीमित दायरे में देखते हैं दलित शब्द को। वो सिर्फ इनको अछूतों के साथ जोड़ के देखते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ देखते हैं, अनटचेबल्स के साथ जोड़ के देखते हैं। वरना ये इस परिभाषा, मेरे हिसाब से ये परिभाषा बड़ी ब्रॉडर होनी चाहिए। इसके अंदर यही नहीं कि दलित ही शामिल है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसमें क्या सोच है? उपेक्षित, देखिए जो भी उपेक्षित है, जो शोषित है, जिसका शोषण होता है, वो दलित है मेरे हिसाब से। तो हर समाज में, हर वर्ग में है, हर वर्ग में है वो, है ना? मुस्लिम में भी है, आरक्षण मांग रहे हैं, क्रिश्चियंस में भी है, आरक्षण मांग रहे हैं, ब्राह्मण में भी आरक्षण मांग रहे हैं, हर जातियों के अंदर लोग आरक्षण मांग रहे हैं। बैकवर्ड क्लास में देखिए आरक्षण मांग रहे हैं। अब तो आरक्षण एक ऐसी चीज बन गई है कि हर आदमी क्लेम कर रहा है और उनको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों ना मिले? क्योंकि वो शोषित है, वो भी प्रताड़ित लोग हैं। क्या आप आरक्षण से सहमत हैं? आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, जो स्थिति आरक्षण की अब तक है। और आरक्षण से अगर सहमत हैं आप, मैं आरक्षण से देखिए जो किस आधार पर आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए? जो आरक्षण वर्तमान स्थिति में जिस तरह से आरक्षण दिया जा रहा है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। आप जानते हैं मैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ कि आरक्षण सिर्फ जरूरतमंद लोगों को दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि जो संपन्न हो गए उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। तो जाति के आधार पे आज आरक्षण मांगा जा रहा है, क्या आप उसको दो आधार, देखिए दो पिछड़ापन सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन तो आधार है ही है आरक्षण देने का। आप चाहो तो इसे जाति के आधार पे दे सकते हो, और वरना इसको सिर्फ सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन का आधार भी बनाया जा सकता है। दोनों बात है। जरूरी है दलितों में आप सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन को आधार बना के आरक्षण दे दें, जो संपन्न हो गए उन्हें बाहर करते हैं। उसी तरह से जो लोग दूसरी जातियों में, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो ठाकुर है, कोई भी जाति है, अगर फिर दलित की परिभाषा आज जो SC और ST पे लगाया जा रहा है, क्या ये जायज है, ये सही है? आप उसके बाद ये दलित उन पर लगना चाहिए? उसके बाद वो दलित की परिभाषा अपने आप से बदल जाएगी। फिर दलित वही कहलाएगा जो शोषित है, उपेक्षित है, जिसको आज तक समाज में उपेक्षा का सामना करना पड़ा, वही दलित कहलाएगा। फिर ये नहीं कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए वो दलित कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शुक्ला साहब। थैंक यू मिस्टर मलिक। आपने आज दलित की जो परिभाषा दी है, इससे ये है कि समाज के अंदर में अगर इस बात को सही तरीके से जानकारी हो जाए तो SC ST कहने वाले लोग भी अपने आप को अपेक्षित न समझेंगे और वो दलित की परिभाषा को समझते हुए नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में तो अब आप इसको इसी तरह से समझना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला तो कभी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए कि छोटी जाति में भी आज जो अपने आप को छोटी जाति कहते हैं, उनमें बहुत संपन्न लोग हैं, वो बहुत संपन्न लोग हैं। रामविलास पासवान, एक मिसाल के तौर पे रामविलास पासवान है, रामचंद्र पासवान, मायावती हैं, अठावले हैं, बहुत से मीरा कुमार हैं, शैलजा हैं, ढेर मंत्री, बहुत से लोग हैं, संपन्न लोग हैं, और वो भी आज आरक्षण के जाति आधार पर IPS हैं, जज हैं। तो ये है कि दलित में अगर ये माना जाए कि उपेक्षित और शोषित लोग हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, आर्थिक और सामाजिक दोनों सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उनको ही आरक्षित किया जाए, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। तब आज ये है कि देश कुछ उन्नति के रास्ते पे भी जा सकता है और देश आज आगे भी बढ़ सकता है। समाज में परिवर्तन लाना है तो बहुत तरीके से देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शुक्ला साहब। थैंक यू। आपसे मिलने के बाद थैंक यू वेरी मच। ये कि जागृति आपने समाज को लाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। The middleman made reaping the profit through the deals with continued and unabated to serve the poor and widows. It was only after a vigilant social worker boosted the brigade along the child-sending rocket, the police and establishment reluctantly opened their eyes, the culprit and identified the views and framed any person and the charitable institution. The center of activities was Hamlets and Thorndals located in
bench